प्राची और आज मैं आपको कराने वाली हूँ डीएलएड सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स का वन शॉट। आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है सारे एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। आगे की प्रेपरेशन के लिए आइए मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है डीएलएड में, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में मैथ सॉल्व नहीं करनी होती है। बेसिकली डीएलएड में मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन डीएलएड में मैथ्स में भी आपको एग्जाम में थ्योरी लिखनी होती है। ठीक है, आपको बस कंसेप्ट्स को समझना है। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन सबसे पहला इसका टॉपिक है। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न आपने देखा होगा बेसिकली बचपन में जितनी भी मैथ्स करी है, एक पैटर्न आपको दिया जाता है। ठीक है, आपको क्या होता है, एक ब्लैंक दे दिया जाता है, आपको बताना है कि नेक्स्ट इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो पैटर्न को रिकॉग्निशन, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना कि क्या आएगा, वो आपका पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। नंबर ऑफ पैटर्न ऑब्जर्व इन द नेचर, आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, कुछ तो उनके बीच में रिलेशन होता है, जैसे 2, 4, 6, उसके बाद ब्लैंक छोड़ दिया, तो आप देखोगे कि इवन नंबर दे रहा है तो नेक्स्ट इवन नंबर 8 उसका आंसर होगा। समझ रहे हो? अब इसमें क्या होता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन होती है, लॉजिकली आप सोचते हो। ठीक है, आपको ऐसे ही नहीं कोई भी नंबर लिख देना है। ठीक है, आपको लॉजिकली सोच के उसका आंसर देना है। प्रीवियस नॉलेज कैसे, जैसे आपको पता है कि इवन नंबर ये वाले नंबर होते हैं। समझ लो। अब आता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? आपने इंडक्टिव मेथड एक टीचिंग का पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पर हम जाते हैं। सबसे पहले इजीएस्ट थिंग बच्चे को पढ़ाई जाती है, उसके बाद उसको डिफिकल्ट टर्म्स पर ले जाया जाता है। ठीक है, तो इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली क्या होती है, गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट पैटर्न। तो पैटर्न रिकॉग्निशन में, पैटर्न में आपका इंडक्टिव रीजनिंग कैसी होगी, जब आप स्टार्टिंग से, ठीक है, एक फॉर्मेट में जो है पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, वो आपका इंडक्टिव रीजनिंग होता है। डेली लाइफ में आप इंडक्टिव रीजनिंग बहुत ज्यादा यूज करते हो, लेकिन अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में आप कैसे यूज करते हो इंडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्राइमरी लेवल पे बच्चे को पढ़ा रहे हो, प्री नर्सरी के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप उसको काउंटिंग पहले 1, 2, 3, 4, 5 फिर 100 तक ऐसे सिखाते हो। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा थोड़ा प्राइमरी लेवल पर आता है तो आप उस बच्चे को रिवर्स काउंटिंग कराते हो। तो आपने पहले सिंपल काउंटिंग कराई, फिर रिवर्स काउंटिंग कराई, तो इसको आप इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। तो ये वाला एग्जांपल आप जरूर डालेंगे अगर इन मैथमेटिक्स में इंडक्टिव रीजनिंग पूछेगा। ठीक है, तो मैथ्स में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जांपल नहीं पूछा है तो भी आपको एग्जांपल जरूर देना है, मैथमेटिक्स का एग्जांपल देना है, सॉल्व करके दिखाना है उसको। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजेशन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट में। ठीक है, जर्नलाइज करना क्या होता है, आपने एक पैटर्न देखा, आपको समझ आया कि ये पैटर्न चल रहा है, आपने उसका आंसर दिया, लेकिन क्या वो सही है, तो आप उसको वेरीफाई करते हो। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, इसको करना मतलब जर्नलाइज करना। तो देखो इसमें हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। आपको एक पैटर्न का क्वेश्चन दिया, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही वाला बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है पैटर्न, तो हम पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, कि क्या इसमें दिया हुआ है, उसके बाद पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब मैंने पता लगा लिया कि ये सारे इवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग करी, उसके बाद हाइपोथेसिस बना लिया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। फिर हम वेरीफाई करेंगे, दोबारा हम वेरीफाई करेंगे। अगर हम उल्टा चल के भी चेक करें तो 8, 10 के पहले 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद जर्नलाइज, उसके बाद हम जर्नलाइज करेंगे, फाइनली हम अपना आंसर इसमें लिख देंगे। तो प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजेशन ऐसे समझा जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। पहले ऑब्जर्वेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, इंडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेसिस। टर्म्स के बारे में सबसे पहले टर्म आता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट बेसिकली क्या होता है, देखिए, जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो या आपने अपनी लोअर क्लासेस में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो ज्योमेट्री में कुछ अजम्पशंस बनाई जाती है। ठीक है, कुछ अजम्पशन जिनको यूज करा जाता है। ठीक है, जो जरूरी नहीं है कि जो सच्ची हो, उन्हें प्रूफ आज तक नहीं किया गया है, लेकिन अज्यूम करके उनको सॉल्व करा जाता है, वो होते हैं आपके पोस्टुलेट। ठीक है, जिनको आज तक प्रूफ कभी किसी ने नहीं किया है, लेकिन वो अजम्पशन यूज करे जाते हैं ज्योमेट्री में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो पोस्टुलेट हो गए। अब एक्सियम क्या है? एक्सियम और पोस्टुलेट बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है, पोस्टुलेट जो है स्पेसिफिकली ज्योमेट्री कंसेप्ट में अजम्पशन बनाई जाती है, लेकिन एक्सियम में मैथमेटिक्स के किसी भी कंसेप्ट को लेकर अजम्पशन बनाई जाती है और उसको प्रूफ आज तक नहीं किया गया है। आज उसे सिर्फ अजम्पशन के रूप में यूज किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। समझ गए? अब आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है
किसी भी टर्म की, मैथमेटिक्स की खुद की एक लैंग्वेज है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो मैथमेटिक्स में कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ का मतलब आपका जैसे इंग्लिश वाला ऑफ है वो नहीं होता, मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, समझ रहे हो। तो मैथमेटिक्स की खुद की एक लैंग्वेज है, तो उसे डिफाइन करने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स को, वो आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब आते हैं थ्योरम पे, जैसे कि पोस्टुलेट और एक्सियम है, उन्हें सिर्फ अज्यूम किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म जिनको प्रूव किया गया है वो आपके थ्योरम होते हैं। आपने थ्योरम बहुत सारे याद करे होंगे अपने बचपन में, ज्योमेट्री में थ्योरम भी बहुत सारे होते हैं। तो ज्योमेट्री में स्पेसिफिकली ज्योमेट्री की बात नहीं है, थ्योरम में मतलब पूरी मैथ्स में जितने भी प्रूव्ड टर्म होते हैं वो आपके थ्योरम होते हैं। तो ये 4 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एमसीक्यू बन सकते हैं, 3 मार्कर और 8 मार्कर भी बन सकते हैं, आप इन टर्म्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जो कि ट्रू और फॉल्स यानी सच और झूठ भी हो सकता है, पर दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू 9, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को ले डाउन करता है, लेकिन जरूरी नहीं वो सच हो या झूठ हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सच है, आप कुछ इसमें भी कोई फॉल्स स्टेटमेंट लगा दो, लेकिन स्टेटमेंट क्या होती है, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, लेकिन अगर वो किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है अपने टर्म में, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपने बहुत सारे सॉल्व करे होंगे। तो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है? स्टेटमेंट आपकी ऐसा सेंटेंस होता है जो कि किसी कंसेप्ट की सच्चाई कहते हैं कि इन्हीं स्टेटमेंट को अगर आपको राइट और रॉन्ग प्रूव करना होता है तो आप किन मेथड से बच्चों को सिखाएंगे और उनको राइट और रॉन्ग प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि आपको नॉर्मल कोई स्टेटमेंट का कोई फॉर्मूला दिया, किसी क्वेश्चन का आपने अप्लाई किया, सॉल्व किया, दैट्स इट। इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि ना सिर्फ उसका फॉर्मूला आप अप्लाई करके उसे सॉल्व करो, बल्कि आप जो है जो अल्टरनेटिव यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, इनडायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, उस स्टेटमेंट को राइट और रॉन्ग प्रूव कर पाओ, वो आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब आते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना भी जरूरी है। कैसे? देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट √2 इज रैशनल, आपसे क्वेश्चन में बोला है कि प्रूफ करो √2 इरेशनल है, आपको क्वेश्चन में ये दिया, लेकिन आप उसको सॉल्व कैसे करते हो, बच्चों को सॉल्व कैसे कराओगे? आप क्या करोगे, आप अज्यूम करवाओगे बच्चों को कि लेट √2 इज रैशनल। अब हमने जब रैशनल ले लिया तो रैशनल नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो √2 के पास है नहीं है, तो क्या प्रूफ हो गया कि वो इरेशनल है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या है, आपको अज्यूम कर लिया जाता है उसका अपोजिट, ठीक है। इरेशनल बोला है तो आप रैशनल बोलोगे, अगर किसी को रैशनल प्रूफ करना है तो लेट इरेशनल कर लोगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करोगे, मैच नहीं होंगी तो प्रूफ हो जाएगा। सिंपल होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। फिर है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। इसमें क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, आप उसके नेगेटिव पार्ट पर फोकस करोगे, और नेगेटिव पार्ट पर जब आप फोकस करोगे, वो नेगेटिव पार्ट को आप फाइनली प्रूव कर दोगे जबकि वो रॉन्ग है, तो आपका जो कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड है वो स्टेटमेंट को प्रूव कर देगा ट्रू, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो। कैसे? अब इसमें समझेंगे। कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड में आप यही वाला एग्जांपल ले लीजिए। इसमें क्या है कि आप जो है इरेशनल, अगर आपको √2 को प्रूफ करना है तो आप डायरेक्ट √2 को इरेशनल प्रूफ करोगे, इरेशनल के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डालोगे, जो फॉर्मूले होंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करनी होगी आप उसमें वो करोगे, एंड फाइनली आप उसको प्रूफ कर दोगे। उसमें आपको ये नहीं लेना है लेट √2 इज रैशनल, आपको उसमें ये नहीं लेना है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? आप डायरेक्ट सीधे इरेशनल उसको रॉन्ग को रॉन्ग प्रूफ करोगे तो वो आपका कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड होगा। समझ रहे हो? इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। अब आगे बढ़ते हैं कंजेक्चर। कंजेक्चर क्या होते हैं, ठीक है। कंजेक्चर होते हैं बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि बिलीव करी जाती है कि वो ट्रू है, वो सच है, लेकिन बट इट इज नाइदर प्रूव्ड और नॉर कॉन्ट्राडिक्टेड, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको माना जाता है सच, लेकिन कभी उसको प्रूव भी नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, कोई भी स्टेटमेंट हो, ठीक है। आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं बना है कि उसमें वो प्रूफ लगे नहीं, ठीक है। और क्या है कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बना है कि उसको सही प्रूफ कर
करने के लिए कुछ बने, यानी कि आप इसको समझ सकते हो बीच का ना इधर का ना उधर का, समझ रहे हो, जहां पे आपको ना प्रूफ करा गया है कि वो सच है, ना उसको रॉन्ग प्रूफ करा गया है कि वो गलत है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसी टॉपिक में अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जो कि लॉजिक अपने में अप्लाई करता है, ठीक है, और थॉट, रीजनिंग, ये कैपेबिलिटीज, ये एबिलिटीज अप्लाई करनी पड़ती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम इसके वेज समझते हैं कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन से हो सकती है, कॉइन पजल, आपका लॉजिकल प्रॉब्लम और मैजिक स्क्वायर। तो ये आपको वेज लिखने अगर आपको पेपर में प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में पूछे जाएंगे तो। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। पूरा प्रोसेस क्या है, आपको फिर से इसको 1 बाय 1 याद करना है, आपको एक भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला आपका आइडेंटिफाई, आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा फैक्ट, मैथमेटिक्स के फैक्ट से रिलेट करना होगा किसी भी प्रॉब्लम को। फिर उसके बाद मेथड, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड है उसको आपको पता लगाना होगा कि क्या बेस्ट मेथड होगा। उसके बाद आपका सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन आप उसका निकालोगे प्रॉब्लम का, उसके बाद आप वेरीफाई करोगे कि वो सॉल्यूशन उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सबसे पहला है आपका एनालाइज। सबसे पहले आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो। इसमें क्या होता है कि आप एनालाइज करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चे की एनालाइजिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, जब वो फैक्ट ढूंढता है कि इसमें क्या फैक्ट, क्या मेथड अप्लाई होगा, तो उसका आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, रियल लाइफ से बच्चा रिलेट कर सकता है, अगर वो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाता है। लिमिटेशन क्या है, एक तो लिमिटेड कंटेंट कवरेज है, उसके बाद टाइम लिमिट है, उसके बाद आपका लोअर क्लास। हम आते हैं डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले समझते हैं क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, डूइंग समथिंग इन इंटरेस्टिंग मैनर, कोई भी जब हम काम करते हैं कि इंटरेस्टिंग मैनर में करते हैं तो उसको आप क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिएटिव इन मैथमेटिक्स में आप कैसे क्रिएटिविटी डाल सकते हो, सबसे पहला तो डिराइव फॉर्मूला थ्रू एक्टिविटी। मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो आपको बच्चों को एज इट इज नहीं रटवाने हैं, आप उनको डिराइव करके दिखाओ थ्रू एक्टिविटीज। इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो कि एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आप इसमें ये वाली एक्टिविटी डाल सकते हो कि आप पेन पेपर कटिंग से आप सिखा सकते हो बच्चों को। एग्जाम्पल में आपको जरूर डालना है। उसके बाद मैथमेटिकल गेम, कोई भी मैथमेटिकल गेम आपको याद हो, समझ आ रही तो वो आप इसमें एग्जाम्पल में डाल देना। पजल्स, कोई भी पजल बच्चे को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, जैसे काउंटिंग में कोई पजल्स हो गई। उसके बाद ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, अब बच्चे क्या है सबसे ज्यादा ज्योमेट्री में, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में फोकस करते हैं। एज अ स्टूडेंट सारे बच्चे क्या है इंटरेस्टेड रहते हैं मैथमेटिक्स के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट में। अब आप प्रमोट कैसे करोगे क्रिएटिविटी, सबसे पहले तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चों को दोगे। ठीक है, जिसमें बच्चा खुद अपना दिमाग लगा सकते हैं, ये नहीं कि आपने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया फॉर्मूला लगाओ और आंसर, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्टिविटिज्म, बच्चे को अपनी प्रॉब्लम खुद क्रिएट करने दो। जितना ज्यादा बच्चा डाउट पूछेगा उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा उसकी नॉलेज गेन होने में। उसके बाद वर्कशॉप करवानी है आपको। उसके बाद क्रिएटिविटी बेस्ड करिकुलम आपको ऐसा डिजाइन करना है जिसमें क्रिएटिविटी हो, क्योंकि मैथ से बच्चे ज्यादातर डरते हैं। ठीक है, और क्या है इंटरेस्टेड नहीं होते मैथ में, बोरिंग सब्जेक्ट लगता है कई बार बच्चों को क्योंकि वो हार्ड होता है। तो आपको क्रिएटिविटी रखनी है जिससे बच्चे बोर ना हो या उनके अंदर फियर ऑफ। और कंसेप्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्जेब्राइजेशन। एल्जेब्राइजेशन बेसिकली क्या होता है, यूज ऑफ अल्फाबेट टू जर्नलाइज अ स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को आप जर्नलाइज करते हो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, एल्जेब्राइजेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको आप स्टेटमेंट में तो नहीं लिख सकते हो ना, आप इसको स्टेटमेंट में लिखोगे तो वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और मैथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल रॉन्ग होगी। ठीक है, तो आपने एल्जेब्राइज कर दिया, यानी इसका मतलब तो यही है ना, किसी दो नंबर्स के स्क्वायर इक्वल टू होता है उन्हीं दो नंबर के एक बार सम के, फिर उनके ए माइनस बी यानी कि उनके
सब्ट्रैक्शन के प्रोडक्ट के, समझ रहे हो बात को। तो आप इसको कैसे अगर स्टेटमेंट में लिखोगे तो आप इसमें फॉर एग्जांपल भी प्रूफ करके दे सकते हो। एनी नंबर, लेट टेक 4 और 5, कोई भी हमने नंबर ले लिया, मान लीजिए 4 ले लिया और 5 ले लिया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर आप माइनस करोगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ 4 + 5 और 4 - 5, ठीक है। तो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जैसे कि करके देख लेते हैं। 4 + 5 हो गया आपका 9 और इसका प्रोडक्ट आपका हो गया, आपका माइनस करके हो गया 4 और -1 हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो बात को, किस तरीके से आप कर रहे हो इसको। फिर इनका प्रोडक्ट कर दोगे तो हमेशा आप इनके स्क्वायर के इक्वल रहेगा, समझ रहे हो बात को। तो किसी भी टर्म को आप अगर एल्जेब्राइज करते हो, ठीक है, बात को समझो, अगर आप किसी भी टर्म को, किसी भी स्टेटमेंट को जर्नलाइज करते हो अल्फाबेटिकली, तो वो आपका एल्जेब्राइजेशन होता है। आपको ऐसे एग्जांपल जरूर देने हैं, समझ रहे हो बात को। अब आगे आते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप यानी दो क्वांटिटीज में अगर कोई रिलेशनशिप हो तो वो क्या होता है आपका फंक्शनल रिलेशन। जैसे कि क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, अगर आप वाटर की बात करें लिक्विड फॉर्म की, तो लीटर में अगर एक क्वांटिटी है तो दूसरी क्वांटिटी भी लीटर में है, तो वो दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है यूनिट का, ठीक है। अब जैसे कि रूही इज 4 ईयर ओल्ड देन हर ब्रदर, तो यहाँ पे एज की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों क्वांटिटी क्या है, एज में है। ये तो नहीं बोला गया ना रूही इज 4 ईयर ओल्ड मोर देन 1 लीटर मिल्क, तो ये तो बहुत ही इनएप्रोप्रिएट और इलॉजिकल स्टेटमेंट हुई ना। तो क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है, जो दो क्वांटिटी में बताता है। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जिसका जिसके साथ यूनिट का जो रिलेशन है, ठीक है, वो एप्रोप्रिएट हो, मैचिंग हो, कंबाइन हो, वो आपका फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस क्या होती है फंक्शनल रिलेशनशिप की। सबसे पहला तो एग्जैक्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी को एग्जैक्ट बताता है, क्वांटिटी को कंपेयर करता है। वैल्यू, अगर कोई वैल्यू मिल नहीं रही है, जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए इनमें क्या है, आपको बी की वैल्यू नहीं पता है, ए की वैल्यू पता है आपको, ठीक है, इसके अलावा कोई और आपको कंडीशन दे दी, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि बी की वैल्यू फाइंड करो, तो आप एक वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसके अलावा आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो किसी भी दो क्वांटिटी में और दो ऑब्जेक्ट। पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स और वेरिएबल के बारे में, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में, अलजेब्रा में, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी न्यूमरल वैल्यू जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 3x + 5, तो इसमें कॉन्सोनेंट क्या है 3 और 5, क्योंकि ये न्यूमरल वैल्यू है। अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल एक ऐसी अनफिक्स्ड अलजेब्रिक वैल्यू है जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, सिचुएशन के बेसिस पे चेंज हो सकती है। जैसे 3x - 2 इस एक्सप्रेशन में आपका कॉन्स्टेंट्स है आपके 2 और 3 और आपका वेरिएबल है x, ठीक है। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें कॉन्सोनेंट्स हो और वेरिएबल हो, उसके साथ फंडामेंटल ऑपरेशन हो। फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स आपको पता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन जिसमें आपके कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और उसके साथ में फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो उसको किस बेसिस पे फॉर्म किया जा सकता है, इन फंडामेंटल ऑपरेशन से हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है थ्रू एडिशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 1 रहे, ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें आप कैसे सॉल्व करके दिखाओगे बच्चों को, ठीक है। तो आप सबसे पहले लाइक और अनलाइक टर्म समझाओगे बच्चों को, जैसे कि 5x और 2x इकट्ठे हो जाएंगे तो मिलके क्या बनेंगे 7x, और 3 और 4 लाइक टर्म्स है, ये क्या बनेंगे आपके, ये भी आपके 7x बनेंगे। या तो आप 7 को कॉमन ले लीजिए और फिर आपका आंसर आ सकता है, वरना इतना भी आंसर आपका हो सकता है। अब सब्ट्रैक्शन समझेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी आप लाइक और अनलाइक टर्म समझेंगे। पहले आप 2x में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, -3y में से y को आप करेंगे तो माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ पे आपका -4y बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, आपको ये सारे कंसेप्ट बच्चों को समझाने पड़ेंगे। एक तो लाइक अनलाइक टर्म और माइनस प्लस वाला इंटीजर्स का फॉर्मेट। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, आप कैसे करोगे। जब मल्टीप्लिकेशन होती है लाइक और अनलाइक टर्म की, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी ज्यादातर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, कि ये बाइनोमियल आपकी इक्वेशन बन जाए, लीनियर ना रहे, ठीक है।
तो ये आपका इसमें ये सॉल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में ही अगर आप बात करें इक्वेशन में, तो 3 आपकी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तीनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में सिखाई जाती है और ज्यादातर क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन में बनते हैं बच्चों के कंसेप्ट में। अब डिवीजन आप कैसे सिखाओगे बच्चे को लीनियर इक्वेशन में, अब आप इसमें कैसे सिखाओगे, जैसे 18x/3, तो यहाँ पे 3 से 18 कट गया तो आपका 6x बचा, 6x आंसर आ गया। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने की क्या क्या मेथड होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहला मेथड होता है ट्रायल मेथड। अब जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है, इसमें बच्चे को आपको ट्राई करना है। बच्चा क्या ट्राई करेगा कि बच्चा बेसिकली यहाँ पे 0 पुट करके देखेगा। 0 पुट करेगा तो 0 + 4 = 5, तो वो तो प्रूफ नहीं होगा। तो बच्चा फिर क्या करेगा, 1 पुट करेगा। 1 पुट करेगा तो उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेगा जब, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर 1 से भी आंसर नहीं आता तो बच्चा 2 पुट करके देखता, 3, और पॉजिटिव में किसी का नहीं आता तो -1, -2, -3। समझ रहे हो बात को। अब बोथ साइड वाला एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है कि आपको जब सॉल्व करना होता है, कोई भी एक नंबर ले लो, उसको आप माइनस या प्लस करो, लेकिन दोनों साइड करो। जैसे ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसमें आप क्या करो, y + 3, यहाँ पे आप क्या कर दो, जो +3 है दोनों साइड -3 कर दो, ठीक है। -3 कर दिया, ये वाला -3 इससे चला गया, प्लस माइनस हो गया। यही आपको इंटीजर की प्रॉपर्टी सिखानी पड़ेगी। तो y = कितना आ गया हमारा, 5 बचा। समझ रहे हो बात को। तो ये आपका बोथ साइड वाली प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे यही यूज करते हैं। बाकी सब थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है। देखो ट्रायल मेथड क्या है, बच्चे को बहुत टाइम लगेगा, एक एक वैल्यू पुट करके देख के सॉल्व करना आसान नहीं है। उसके बाद बोथ साइड में कोई कोई होता है कि नंबर ऐसे आ गए कि आप नहीं कर सकते, दोनों साइड माइनस, नहीं निकल रहा सोल्यूशन। तो ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉपर्टी सबसे एक्यूरेट होती है। इसमें क्या होता है कि जो RHS होता है और जो LHS होता है, उसमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको शिफ्ट किया जा सकता है या लाइक टर्म्स को शिफ्ट किया जाता है। लेकिन इसका रूल ये होता है कि जब RHS की साइड पे राइट हैंड साइड वाला कोई भी टर्म है वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, या लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी टर्म राइट हैंड साइड पे आएगा, तो उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, उसका फंडामेंटल ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। और वो चेंज कैसे होता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, और वाइस वर्सा, यानी प्लस का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में y = 3 उधर चला गया, प्लस का 3 है, माइनस का 3 बन गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो ये आपकी मेथड है टू सॉल्व लीनियर। इसी में अर्थमेटिक्स की ब्रांच को, ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले आप पढ़ोगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज बेसिकली साइन से डोनेट किया जाता है। परसेंटेज एक लैटिन वर्ड से आया है, परसेंटम, जिसका मतलब होता है पर 100। परसेंटेज को आप कन्वर्ट करने का आप सबसे पहले समझोगे। सबसे पहले आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जैसे आपके सामने ये है 3/4 × 100% का साइन, तो आप इसको कैसे करोगे, 4 को पहले 100 से जाएगा 25 पे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर परसेंटेज आ जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का परसेंटेज, जैसे कि 10% ऑफ 250, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको एक्सप्रेस करोगे 10/100 इंटू में आपका 250, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 गया, इंटू डिवाइड। तो ये आपका क्या है, आपका परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। अब यूजेस क्या है परसेंटेज के, देखिए यूजेस इसमें इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको परसेंटेज पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनके यूजेस पूछ लिए जाए, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए, या फिर सबसे ज्यादा चांसेस है इसमें से लेसन प्लान आपको बनाने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, अब यूजेस क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस जानने में कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ। बैंकिंग में, शॉपिंग में यूज है, कंपैरिजन करने में यूज होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कैलकुलेट करती है पिछले साल इतना लॉस था, इतना प्रॉफिट था, और इस साल इतना है, तो कंपेयर करने में हेल्प होता है। अब आता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है, बेसिकली जब हम दो क्वांटिटी के बीच में कंपेयर करते हैं, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। जैसे कि पहले तो आप ये जान लीजिए रेशियो का साइन क्या होता है, ये आपके 2 डॉट जिसको कोलोन बोलते हैं,
ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब होता है इज टू, इसका मतलब होता है इज टू, इसको आप इज टू बोलते हो मैथ्स की लैंग्वेज में, जैसे 4:2, ठीक है, या 2:1, ये आपका रेशियो होता है। अब यूजेस क्या है रेसिपीज में, अब आपको रेसिपी में कैसे यूज है, कुकिंग में बेसिकली क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कितने क्वांटिटी में, कितने रेशियो में आप पहले पानी डालोगे किसी चीज में, फिर उसमें शुगर ऐड करोगे कितने क्वांटिटी में, तो ये आपका रेसिपी में यूज हो गया। अगेन प्रॉफिट में यूज होता है, और यूनिट्स को चेंज करने में भी रेशियो प्रोपोर्शन का यूज। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, इसमें आपके दो कंसेप्ट होते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जो कि आप समझोगे प्रॉफिट परसेंटेज, अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो तो वो भी आप कॉस्ट प्राइस पे निकालते हो, और लॉस परसेंटेज निकालते हो तो वो भी आप कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हो, ठीक है। तो लॉस और प्रॉफिट आप कैसे अज्यूम करते हो, जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो आपका प्रॉफिट होता है, और सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से तो आपका लॉस होता है। अब यूजेस क्या है, सबसे पहले तो शॉपिंग में यूज होता है, उसके बाद शेयरिंग में, कोई भी प्रॉफिट आप शेयर करते हो तो उसमें पता लगाने में कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना डिवाइड होगा, वो आपका इसमें हेल्प करता है, फाइनेंस में हेल्प करता है। अब आते हैं इंटरेस्ट और डिस्काउंट में। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट पे एक पर्टिकुलर ईयर पे लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, यानी 1 साल का इंटरेस्ट हो गया आपका, अब प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो अमाउंट नया कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट को जोड़कर उस पे लगेगा इंटरेस्ट, वो आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस में जब रिड्यूस होता है तो आपका डिस्काउंट कहलाता है। अब इसके यूजेस क्या है, सबसे पहले तो शॉपिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है, और उसके अलावा बैंक में। अगली ब्रांच पर, पहली ब्रांच थी अर्थमेटिक्स, अब है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है, डेटा कलेक्शन। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे स्कूल हो गया या कोई हॉस्पिटल हो गया, बिजनेसेस हो गया, अब इसके कई सारे सोर्स हो सकते हैं। पहला तो प्राइमरी सोर्स होता है डेटा कलेक्ट करने का, जो कि आप इंटरनल डेटा कलेक्ट करते हो, रिकॉर्ड से फाइंड आउट करते हो। उसके बाद सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होता है, जो आप जो है इंटरनल सोर्स को कंबाइन करके और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके करते हो, वो आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। अब स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले तो कंपैरिजन करता है, कोई भी ईयर्स में, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपैरिजन करना चाह रही है लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स को और अब के स्टैटिस्टिक्स को। उसके बाद प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या रहने वाली, प्रोग्रेस रहने वाली है या डाउनफॉल रहने वाला है। उसके बाद हाइपोथेसिस प्रिपेयर करता है। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट है तो मीन, मीडियन और मोड पूछा जा सकता है। उसके अलावा आता है आप टाइम टेबलिंग। तो टाइम टेबलिंग बेसिकली क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ प्लान्ड स्ट्रक्चर। टाइम टेबल हम किसी भी चीज का बनाते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशनल टाइम टेबल हो सकता है या ट्रैवलिंग टाइम टेबल हो सकता है। अब इसमें आता है रेलवे टाइम टेबल। रेलवे जो है अपना एक टाइम टेबल तैयार करती है जिसका फॉर्मेट रहता है 24 आवर्स का। जैसे कि अगर 4 o'clock हो रहे हैं तो रेलवे के टाइम के हिसाब से 4 o'clock जो है इतने टाइम पे आपके 4 o'clock माने जाएंगे। तो ये आपका रेलवे का टाइम है। ज्योमेट्री पर, ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है, सबसे पहले तो ज्योमेट्री जो है ग्रीक वर्ड से आई है, जो कि जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, मेट्रो जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो ज्योमेट्री बेसिकली मेजरमेंट के लिए होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए होती है। ज्योमेट्री, यूक्लिड जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री माने जाते हैं, 1 मार्कर में पूछा जा सकता है आपसे। अब ज्योमेट्री में ये शेप्स आती है, सबसे पहले आपकी 2D शेप्स। 2D शेप्स होती है, 2 डायमेंशन शेप्स, वो शेप्स होती है जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल, ठीक है। तो ये होती है आपकी 2D शेप। इनमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं जो कि बहुत इजी आप बता सकते हो, जैसे ट्रायंगल की 3 साइड होती है, ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, रेक्टेंगल के बारे में बता सकते हो कि 90 डिग्री का एंगल होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। और उसके बाद पैरेललोग्राम, उसकी साइड जो होती है पैरेलल होती है, यानी कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। उसके बाद रोम्बस होता है जो कि काइट की शेप होती है, देन सर्कल होता है। अब आते हैं 3D शेप। 3D शेप बेसिकली क्यूबॉइड, जिसमें वॉल्यूम हो, ठीक है, जिसमें एक स्पेस क्रिएट हो सके, वो क्या होता है आपका 3 डायमेंशन स्पेस होता है, जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी और उसके रूल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली और सिमिलैरिटी बेसिकली क्या होता है। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि जो शेप और साइज जो है वो सिमिलर हो, लेकिन उसमें से जो दोनों, एक भी अनसिमिलर हो गया, एक भी अलग हो गया, तो वहां पे सिमिलैरिटी नहीं हुई। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या है कि जो एक फिगर है वो दूसरे फिगर को टोटली कवर करे,
इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। ठीक है, अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला तो साइड एंगल साइड का रूल होता है, उसके बाद आपका साइड 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 का रूल होता है, देन एंगल साइड एंगल का रूल होता है, देन राइट हैंड साइड का आपका रूल होता है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए तो नहीं देगा कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने दे दिया जाए, आपको ये पूछा जाएगा कि आप इनको बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कैसे समझाओगे, तो आपको यही बताना है कि हम पेपर कटिंग के थ्रू समझाएंगे, मॉडल्स के थ्रू समझाएंगे, इफेक्टिव जिस बच्चे से तरीके से आपको समझाए। आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो या इसका इसको साइड एंगल साइड के रूल से इसको सॉल्व करो, आपसे नहीं बोला जाएगा। आपसे सिर्फ ये बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन है, साइड एंगल साइड से सॉल्व होना है, अब आप बताओ कि आप कैसे करवाओगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ मेजरमेंट टूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो डिवाइडर, उसके बाद रूलर यानी कि जो स्केल होता है, प्रोटेक्टर, फिर आपने देखा होगा डी जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं। देखिए लाइन को डिवाइडर और रूलर से मेजर किया जा सकता है, प्रोटेक्टर एंगल के किया जाता है, लेकिन आपको सर्कल को मेजर करना है तो ये आप ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थ्रेड से मेजर करोगे। सरकमफेरेंस जो है उसका कैसे पता लगाओगे, थ्रेड से। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेसिकली चेंज इन अपीयरेंस, चाहे शेप हो चाहे साइज हो, उसकी चेंज करना। ठीक है, उसको क्या है, अपीयरेंस उसकी चेंज करना, वो बेसिकली क्या होता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये डाइस के कंसेप्ट में बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादातर देखा जाता है। अब आते हैं रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, मतलब किसी चीज को रोटेट करना, किसी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी फॉर्म में। रिफ्लेक्शन होता है मिरर इमेज तैयार करना किसी ऑब्जेक्ट की थिंग की। ट्रांसलेशन क्या होता है, किसी चीज को राइट से लेफ्ट करना, फॉरवर्ड से डाउनवर्ड करना। समझ। करिकुलम के बारे में, करिकुलम बेसिकली क्या होता है, करिकुलम एक सेट ऑफ रूल होता है और गाइडेंस होता है जो कि टीचर और जो लर्नर है दोनों को देता है। ये बताता है व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड व्हाई टू टीच। ठीक है, कंसेप्ट देता है और आपको इन्फेस करता है कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज और किस फॉर्मेट से बच्चे को पढ़ाना है थ्रू आउट द ईयर। अब इसकी फॉर्मुलेशन क्या है, सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव ले डाउन करता है कि ये ऑब्जेक्टिव है, बच्चे ये लर्नर जो है इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन होता है, कोई भी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, स्ट्रेटजी है, करिकुलम हेल्प करता है उसे सेलेक्ट करने में। उसके बाद सजेशंस टू इम्प्रूवमेंट, बच्चे की इम्प्रूवमेंट और ओवरऑल ग्रोथ में सजेशन देता है कि कैसे इम्प्रूव किया जाए। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रोल ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक का क्या रोल है, मोस्टली आप सारे सब्जेक्ट में रोल ऑफ टेक्स्ट बुक पढ़ते आ रहे हो, अब तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या रोल होता है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोवाइड करवाता है, कलेक्शन एक्सपीरियंस देता है, एक जगह पे सारे एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक पैटर्न पूरा फॉलो करता है, सिलेबस को कवर करता है, करिकुलम को कवर करता है, रिवीजन में हेल्प करता है। अब क्या है, बच्चा किसी और सोर्सेज से पढ़ेगा, जब रिवाइज करने जाएगा तो उसे खुद ही याद नहीं रहेगा कि उसने ये कंसेप्ट कहाँ से पढ़ा था। ठीक है, एग्जाम्पल का एक सोर्स होती है आपकी टेक्स्ट बुक में, बहुत एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट एग्जाम्पल्स होते हैं। अब प्लानिंग पढ़ते हैं, प्लानिंग जो है आप, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होती है, एक तो ईयरली प्लान होता है जो बच्चे के लिए बनाया जाता है। ईयरली प्लान में बेसिकली सिलेबस ज्यादातर इंक्लूड होता है। उसके बाद यूनिट प्लान प्रिपेयर किया जाता है कि एक पूरी यूनिट में किस किस कंसेप्ट को किस एरिया को एस्पेक्ट को टच किया जाएगा। उसके बाद लेसन प्लान एक डेली प्लानिंग होती है कि आज के लेसन में क्या डिलीवर करना है। वहीं जो यूनिट प्लान है वो मंथली हो सकता है, ठीक है, ईयरली, वो जो कि पूरे ईयर के। मैथमेटिकल लेबोरेटरी के बारे में, ठीक है, मैथमेटिकल लेबोरेटरी बेसिकली क्या होती है, एक ऐसा प्लेस टू लर्न जहाँ पे हम मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ पाए। ठीक है, जहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो पाए, एक्सपीरियंसेस से बच्चा सीख पाए। वहाँ पे बेसिकली बच्चों का क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग डेवलप होती है बच्चे में। उसके अलावा लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच इसमें हेल्पफुल होती है। और बच्चे की जो मेमोरी है, क्योंकि जब वो करके सीखेगा किसी चीज को, क्योंकि एज मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है, बच्चे जो है डरते हैं ज्यादातर मैथमेटिक्स से, तो बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है मैथमेटिकल लेबोरेटरी का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं फीडबैक अबाउट एरर्स। अब बच्चे जो है मैथ्स में गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अब आप उसको एज अ टीचर कैसे फीडबैक दोगे, क्या आप उसको डांटोगे, मारोगे, पनिश करोगे, या सारे बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट करोगे, या उसके पेरेंट्स को बुला लोगे बात बात पे।
ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें बच्चे की गलती को आइडेंटिफाई करने की, उसकी गलती कहाँ है। उसके एरर कुछ टाइप के हो सकते हैं, जैसे कंसेप्चुअल एरर कर सकता है बच्चा। जैसे मान लीजिए आपको कन्वर्जन सिखा रहे हो आप बच्चे को, फ्रैक्शन टू डेसिमल, तो उसमें बच्चे ने क्या किया, 2/3 को 2.3 लिख दिया। तो इसमें बच्चे की गलती कहाँ है, बच्चे को कंसेप्ट समझ में नहीं आया, बच्चे की वो गलती है। तो आप फीडबैक क्या दोगे कि आप उसको पढ़ाओगे जो कंसेप्ट है आप उसके बारे में। अब रॉन्ग कंसेप्ट, बच्चे को कंसेप्ट तो पता है लेकिन जो अप्लाई कर रहा है वो रॉन्ग कंसेप्ट अप्लाई कर रहा है। जैसे कि वो अंडर रूट a² + b² को अलग अलग कर दे रहे हैं, यानी बच्चे को प्रॉपर्टीज नहीं पता कि कहाँ पे एडिशन आना है, कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आना है। अब लैक ऑफ प्रैक्टिस, बच्चे को कंसेप्ट पता है, बच्चा कंसेप्ट सही भी लगा रहा है लेकिन प्रैक्टिस की कमी है। मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए बच्चे को पता है कि a² - b² है, लेकिन उसके आगे का फॉर्मूला उसने गलत कर दिया, यानी शुरुआत सही करी बाद में गलत कर दिया, तो आप बच्चे को कंसेप्ट दोबारा समझाओगे। अब एक और गलती है, इंस्ट्रूमेंटल मिस्टेक। इंस्ट्रूमेंटल मिस्टेक क्या है, अब बच्चा एंगल्स को कैलकुलेट कर रहा है। अब मान लीजिए वो एंगल्स को कैलकुलेट कर रहा है लेकिन यूज वो डिवाइडर का कर रहा है या स्केल का कर रहा है, तो ऑब्वियसली गलत होगा। इसके अलावा बहुत सारे एरर हो सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन। आपका मैथमेटिक्स का पूरा वन शॉट, मुझे उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपके एग्जाम से पहले मैं वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा आपको, अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो या आपने अभी तक प्रिपरेशन ही नहीं करी है या आप रिवाइज कर रहे हो, तो भी आप ये वन शॉट देख लीजिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं एक वीडियो बनाती हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, और जहां तक मुझे फीडबैक मिला है बच्चों को वो बहुत हेल्पफुल लगती है, ठीक है। तो मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दूंगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए और ये वन शॉट कर लीजिए। मोर देन इनफ पासिंग मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे, और आप बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ते रहिए। मैथ्स में मैं अगेन आपको सजेशन देना चाहूंगी, जाने से पहले एक बार लेसन प्लान का फॉर्मेट देख जाइएगा। उसके अलावा आप हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल जरूर लिख के आएंगे। नॉर्मल एग्जाम्पल नहीं लिखना है, आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।